नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम फिर एक ऐसे मुद्दे पर बात करें जिसको इसकी खिलाफत करने वाले कैसे कह सकते हैं कि एक बार फिर जिन बोतल के बाहर। अभी हुआ नहीं है, लेकिन इसके पूरे संकेत है कि अब एनआरसी फिर से पूरे देश में लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले ये असम की तरफ से लागू थी, विरोध हुआ था देश भर में। इसका इस मुद्दे पर इस नाते विरोध हुआ था कि कागजात कहाँ से लेकर आएंगे। बात दरअसल 1955 के कानून से तय होती है, जिसमें नागरिकता के नियम लागू होते हैं। फिर ये भी इसमें तय हुआ कि 1987 से पहले जो लोग जन्मे हैं वो नागरिक माने जाएंगे। फिर 2004 में माता पिता की शर्तें लागू होती कि माता पिता अगर भारत के नागरिक हैं तो बच्चे भी नागरिक माने जाएंगे। विदेशी नागरिकों के लिए अलग प्रक्रिया है। रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन की से नागरिकता के मामले में भारत में सिंगल सर्टिफिकेट सिस्टम नहीं है। इसके चलते भी ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो देश के हित की बात ज़्यादा सोचते हैं, वो कहते हैं कि ये देश धर्मशाला नहीं है। यहाँ आने वाला और यहाँ रहने वाला, उसके पास विधिवत वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो रहने के लिए ज़रूरी है या नागरिकता के लिए ज़रूरी है। क्योंकि नागरिकता के चलते देश में लोकतंत्र और लोकतंत्र की सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं। इसीलिए भारत सरकार इस मुद्दे पर ज़्यादा गंभीर है। एनआरसी की तैयारी अब फिर से हो सकती है, इस पर हम बातचीत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 4 विशेष मेहमान। स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी संदीप पाठक जी। फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे हमारे 3 साथी, कानून के जानकार और कॉलमिस्ट गोपाल कृष्ण छिब्बर जी फ़ोन पर जुड़ेंगे। इसके बाद जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे रमेश सिंह जी फ़ोन लाइन पर, और सामाजिक सरोकार से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी भी हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रमेश सिंह जी आपके साथ करना चाहते हैं कि ये जो सारा मामला है, किसी भी देश के लिए नागरिकता का मामला बहुत ही संवेदनशील होता है। ख़ास तौर से अब आज के बदले ज़माने में भारत की बात करें, भारत चौतरफा दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। घोषित दुश्मन तो शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान है, बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर है, नेपाल भी कभी कभी इसी तरह की बातें करता है, और श्रीलंका भी, और चाइना तो बहुत ही पुराना घोषित है कि जब से भारत ताकतवर बन रहा है, चाइना भारत के खिलाफ है। तो ये जो दुश्मनों से घिरा हुआ देश और घूसपेट करके नागरिक बनने वाले जो लोग हैं, वो भारत की संप्रभुता और भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। दिल्ली की सरकार, मोदी की सरकार ने ये तय किया कि हम एनआरसी लेकर आएंगे। इसके पहले सीए की बात भी हुई थी। तो इसी पर आपकी राय जानना चाहते हैं रमेश जी कि ये जो मामला है ये कितना गंभीर है और इसे कितनी ताकत के साथ देश में लागू करने की ज़रूरत है। राघवन जी, ये मामला बहुत गंभीर है और इसे पूरी ताकत से लागू करना चाहिए। जब ये अपना वो इससे पहले वो कानून आया था जिसमें वो सीए की बात करें, बहुत आंदोलन हुए थे। सीए जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए आप। हाँ, मेरा मतलब ये है कि इसको पूरी गंभीरता से लागू होना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ चारों तरफ से घुसपैठी है भारत की, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, और चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो। कश्मीर की तरफ से पाकिस्तान से भी आया है। किसी भी राष्ट्र में जब कोई दूसरे देश से, पड़ोसी देश से जो घुसपैठी आते हैं, तो एक तो वो अर्थव्यवस्था पर बोझ होते हैं, दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हमेशा रहता है। उनकी निष्ठा कभी भी उस राष्ट्र के प्रति नहीं रहती, उनकी निष्ठा सदैव अपने राष्ट्र के प्रति रहती है। दूसरी बात यह है कि वो एक प्रकार के स्लीपर सेल रहते हैं। कभी कभी मतलब कोई सरकार उन्हें भेजती भी है, और अगर नहीं भेजती, अपनी मर्जी से भी आते हैं, तो फिर विदेशी सरकार है और जो दुनिया भर के डीप स्टेट है, वो ऐसे लोगों को जो घुसपैठी होते हैं किसी देश में, उनको अपनी असेट्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, फंडिंग करके। एनजीओ को, हमारे यहाँ एनजीओ को फंडिंग होती है। अमेरिका अभी एफसीआरए पे जिस तरह रोना रो रहा है, वो इसलिए रो रहा है कि हमारे यहाँ जो घुसपैठी है, इनको फंडिंग, जो अमेरिका फंडिंग करता है, वो फंडिंग इनके माध्यम से एग्जीक्यूट करके, और इस देश में कुछ भी कहीं भी आंदोलन करवा दें। इस देश में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं जो डीप स्टेट ने करवाए हैं, और वो आंदोलन इस देश की जीडीपी, देश की आर्थिक वृद्धि को रोकने के लिए होते हैं, देश में आंतरिक सुरक्षा के संकट पैदा करते हैं। ये बांग्लादेश से आए हुए जो घुसपैठी है, इस आतंकवादियों के स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं। इनकी निष्ठा तो भारत के प्रति है नहीं। तो इस तरह के लोगों को देखिए, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल को जीत के
और एक मनोवैज्ञानिक दबाव देश में बना दिया है। पहले ये डर था कि एनआरसी को अगर लागू किया तो इस देश में बड़ा उपद्रव होगा, लेकिन गंगा में बहुत पानी बह चुका है। अगर आज एनआरसी की घोषणा कर दे केंद्रीय गृह मंत्रालय तो कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई उत्पात नहीं होगा, कोई दंगे नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। विपक्ष भी चुपचाप बैठेंगे, विपक्षी भी ज्यादा कुछ उपद्रव नहीं करेंगे। तो ये लगे हाथ ये काम हो ही जाना चाहिए। इसके होने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि इस देश में घुसपैठिए कितने हैं और भारत के जो मूल नागरिक है वो कितने हैं। देश की जो योजनाएं होती है, देश का जो डिजिटल जो सिग्नेचर होता है, उसमें जनसंख्या के जो आंकड़े होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये घुसपैठी है हमारे, आप ये देखिए हमारे यहाँ जो राशन कार्ड है वो जो फ्री का राशन है, और दूसरी बहुत सारी स्कीम्स है, चाहे वो जो स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे जन्म के मामले में, बहुत सारी स्कीमें ऐसी चलती है जो देश के नागरिकों के हित के लिए है। अगर इसमें विदेशी घुसपैठी इसका लाभ लेते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ है और देश के लोगों का हित जो हक है वो खाते हैं। एक बार इस पर आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल इसी पर चिंता है सबकी, और सबसे खास बात दूसरी चिंता जो व्यक्त कर रहे हैं वो ये कि किसी का बेवजह नाम ना कटे। रमेश जी, हर कोई चाहता, चाहे वो विपक्षी दल हो या सत्ताधारी दल हो, कि किसी के साथ अन्याय ना हो। सरकार इसमें ऐसा रुख अख्तियार करे कि हर चीज़ का समय मिले, प्रमाण देने का वक्त मिले, और प्रमाण अगर किसी के पास नहीं है तो सरकार उन्हें बाद में भी मौका दे, साल भर का, 6 महीने का, 2 साल का, ताकि वो उस प्रक्रिया के पालन में दस्तावेज इकट्ठे कर सके। सबसे बड़ी जो दिक्कत आने वाली है वो दस्तावेजों को लेकर है। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ कानून के जानकार भी हैं छिब्बर साहब से पूछेंगे। छिब्बर जी, ये जो मामला है ये कानूनी रूप से कितना पेचीदगियों भरा है और देश के लिए कितना जरूरी है? रावण जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 75 साल हो चुके हैं और अभी नागरिकता का कोई समुचित सशक्त प्रमाण का दस्तावेज नहीं है। अभी तक तो ये समझा जाता था कि पासपोर्ट जो बनता है तो वो बड़ा ठंडी बनता है, लेकिन चूंकि वो पासपोर्ट एक्ट में धारा 20 में यह दिया हुआ है कि ये भी नागरिकता का जो है सशक्त प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसमें रिफ्यूजीज को भी और उनको भी वो दिया जाता है। इसलिए तो ये मतलब पासपोर्ट एक्ट जो 1967 से बना हुआ है, और उसके बाद में पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, इतने साल कानून बन गए, लेकिन नागरिकता के संबंध में जो आजादी के बाद में अब तक ध्यान नहीं दिया गया। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। और अब चूंकि विदेश मंत्रालय ने जो ये बात कही है, इससे तो ये मिलता है कि अब नागरिकता के संबंध में कोई सशक्त प्रमाण बना जाए और एनआरसी लागू की जाए, और ये बहुत अच्छा कदम होगा यदि होता है, क्योंकि अब इतने समय में भी अब अपन नागरिकता के संबंध में यदि कंफ्यूजन रहेगा तो कौन नागरिक है तो बड़ी दिक्कत जाएगी। और जैसा कि अभी पूर्व अपने रमेश जी ने बताया है कि भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है और इतने घुसपैठिए हैं, और कितने बसे आ रहे, कितने फर्जी राशन कार्ड बन गए, कितने बन गए, तो इसलिए नागरिकता का रजिस्टर बनना बहुत जरूरी है, नागरिकता का प्रमाण होना बहुत जरूरी है। एक सख्त जो ये जो दस्तावेज बनेगा और एनआरसी लागू होगी तो इसकी देश की वास्तविक नागरिकों का भी पता चलेगा, और देश के में संबंधित जितनी समस्याएं आ रही हैं और बॉर्डर एरिया में उसका समाधान भी होगा। समाधान तो सबके होंगे, लेकिन पहली समस्या तो ये कि वो दस्तावेज कहाँ से इकट्ठे किए जाएंगे जिनके जरिए आदमी को एनआरसी मिलेगी। अगर ये दस्तावेज इकट्ठे नहीं हो पाए तो ये एक बड़ा संकट है उन लोगों के लिए जो सच में नागरिक तो हैं लेकिन उनके पास कागज़ नहीं है, या तो उनके पास ज़मीन के दस्तावेज हो, या उनके पास किराएदारी हो, या उनके माता पिता यहाँ के नागरिक हो, और फिर उसमें 1951 और 55 की नागरिकता उनके माता पिता या परिवार के लोगों की होना जरूरी है, और उनके माता पिता नागरिक थे, ये प्रमाण पत्र भी उनको लगाने पड़ेंगे। तो सवाल ये कि अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने माता पिता के दस्तावेज लगाएं कि साहब वो नागरिक थे और ये मतदाता सूची में उनका नाम है, फला वार्ड में रहते थे। अगर वो इस तरह के कागज़ इकट्ठे कर पाए तो उनको सुविधा होगी, नहीं तो फिर ये भी एक बड़ी संख्या में इस बात के लोग बवंडर मचाएंगे, खड़े होंगे कि 10 लाख लोग, 20 लाख लोग, 1 करोड़ लोग जिनके पास नागरिकता के प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए वो वोट के हकदार भी नहीं है और भारत के नागरिक भी नहीं है। ये दिक्कत आने वाली है। मैं लौटूंगा आपके पास। राठी जी,
इस मुद्दे पर आपका तजुर्बा काफ़ी ज़्यादा है। वो आप जो चीज़ें कही जाती है कि ना तो इस मामले में पासपोर्ट ज़रूरी होगा, कि अगर पासपोर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भारत के नागरिक हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जिनके पास आधार कार्ड है तो वो भारत के नागरिक हो गए। नागरिकता के लिए आपको बहुत सारी वो चीज़ें लानी पड़ेंगी जो कई लोगों के लिए बहुत कठिन होगी, और जब वो नहीं होंगी तो फिर इसको लेकर सड़कों पर भी लोग उतर सकते हैं। ये इस बात की भी तैयारी सरकार को करनी पड़ेगी। आपकी राय राठी जी? नहीं, बिल्कुल। जो विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट को लेके कहा, उससे पहले तो हिंदुस्तान को छोड़ें, जो पासपोर्ट के आधार पे बाहर रह रहे हैं या बाहर हैं, उन सबको नागरिकता की एक दिक्कत बाहर विदेशों में खड़ी हो गई और हो ही जाएगी अगर नहीं हुई है तो। क्योंकि अगर भारत सरकार का विदेश मंत्रालय ये कहता है कि पासपोर्ट नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, तो फिर आप हिंदुस्तान के नागरिक बन के ही बाहर गए, तो इसको कैसे वो वहां पर प्रमाणित करेंगे? नंबर एक। नंबर दो, इसको लेके आसाम में सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी में एनआरसी वहां पर हुई थी, जिसमें बहुत सारे लाखों की संख्या में लोगों को दस्तावेज नहीं मिल पाए थे। एक छोटा सा राज्य था, लेकिन कठिनाइयां बहुत रही। तीसरा, जब हम बात करते हैं तो जो नागरिकता के लिए जो दस्तावेज होता है वो नागरिकता रजिस्टर, एनआरसी का जो रजिस्टर होता है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप एक बनता है, जिसके लिए 2013-14 में रजिस्ट्रार जो जनगणना वाले हैं उनको उसके लिए अधिकृत भी किया गया था, वही बनाएंगे। लेकिन वो 13-14 के बाद भी नहीं बना, सरकारें बदल गई और चीजें अपने आप चलती रही। तो हिंदुस्तान में नागरिकता को लेकर नेशनल सिटीजन और जो रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर आज दिनांक तक आजादी के बाद नहीं बना है। अब रही बात कि आज कोई आदमी नागरिक बनना चाहे तो उसके साथ बहुत सारी कठिनाइयां हैं, क्योंकि उससे जब प्रमाणीकरण कर रहा है कि सन 47 में वो हिंदुस्तान में था, तो उसके नाम से या तो कोई जमीन जायदाद हो, उसके पुरखों के नाम की कोई जमीन जायदाद हो, वो कागज एक बार काम आ सकता है। अगर वो वर्तमान में खरीदा है तो वो कागज किसी काम का नहीं है। तो इसमें सन 47 के पहले ऐसे कितने लोग थे जिनके पास जमीन जायदाद थी? नंबर एक। नंबर दो, उसके बाद कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता था, तो जब जन्म प्रमाण पत्र होता ही नहीं था तो कहाँ से आदमी लेके आएगा? तो ये सारे दस्तावेजों की जो लिस्ट है, जो फेयर लिस्ट है, उसमें मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के 70% लोग ऐसे होंगे जिनके पास, मुझे लगता है, कोई बहुत दस्तावेज, प्रामाणिक दस्तावेज जिससे वो सरकार मानेगी, जो ऐसा लगता है। अभी नहीं मालूम सरकार कौन से दस्तावेज को मानेगी। तो जो कल्पना है जी, एक्ट में देखते हैं, उन दस्तावेजों को अगर हम माने तो उसमें मुझे लगता है, जैसे कोई बच्चे को गोद लिया है तो अब वो कौन सा प्रमाण पत्र लाएगा? पहले परिवार में एक दूसरे को गोद दे देते थे बच्चे, तो अब वो कहाँ का प्रमाण पत्र लाएगा? ऐसा कई प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं जो आसाम में लोगों ने फेस की। अब हिंदुस्तान में एनआरसी आवश्यक है, एनआरसी नहीं चाहिए, इस बात पे कोई विवाद नहीं है, एनआरसी होना चाहिए, लेकिन एनआरसी के लिए क्या दस्तावेज लगेंगे? राठी जी, मैं आपसे पूछूंगा अगले दौर की बातचीत में कि सरकार ऐसा क्या करे कि लोगों को दिक्कतें नहीं आए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और दिक्कतें सब में आनी है। जिनके पास कुछ नहीं है, दिक्कतें उनको ज़्यादा आनी है, और ऐसे भी लोग हैं जो नागरिक तो है मगर उनके पास दस्तावेज नहीं है। तो सरकार को रास्ता निकाले, लेकिन एनआरसी को लागू करना मुझे लगता है कि बहुत अनिवार्य है। इसमें मुश्किलें तो आएंगी, आसान होता तो पाठक जी बहुत सारी सरकारें इसको कर चुकी होती। कठिन काम है, लेकिन इसके लिए लोगों से और बातचीत की जाएगी, कानूनविदताओं से बातचीत की जाएगी कि ऐसे क्या उपाय किए जाएं कि जो असल नागरिक है, जो सही है, वो एनआरसी में सफल हो जाए, और जो असली नहीं है, चाहे उनकी तादाद कितनी बड़ी हो, उनको फिर देश के बाहर या देश में जो भी उनके स्थान है सरकार तय करे, उनको वहाँ रखे और उनसे काम ले। आपकी राय? मुझे लगता है कि एनआरसी का जब बात आई है तो उसकी आवश्यकता तो निश्चित रूप से है। इस पे सरकार के स्तर पे तो आरएनडी चल ही रही है, लेकिन आप ये देखिए कि 140 करोड़ के लोगों को यदि कोई भी नागरिक संहिता, यदि सामाजिक जनचेतना इसमें जागरूकता नहीं आएगी और केवल कानूनी आधार पर या तर्क वितर्क के आधार पर हम इस पर करेंगे तो शायद ये जल्दबाजी होगी। मुझे ऐसा लगता है इसमें कि जितनी भी चीज़, चाहे घुसपैठियों का मामला हो, चाहे पासपोर्ट में जो अभी राठी जी ने कहा कि विदेश में बसे हुए लोगों को दिक्कत आएगी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लिबरल होके इस पर विचार करके सरकार निर्णय लेगी, क्योंकि इसमें हार्डलाइनर काम नहीं है, लेकिन आगे ना पीछे इस चीज़ को लागू करना होगा। लेकिन जल्दबाजी में यदि इस तरीके की कोई बात होगी तो भ्रांतियां बहुत फैलेंगी, और इसके विरोध, जैसा भी ओवैसी जी ने कहा कि नागरिकता का प्रमाण पत्र भाजपा का मतलब सर्टिफिकेट ले लेना है, इस तरीके के बयानबाजियों से और भ्रम पैदा होंगे
और रही बात कानूनी दस्तावेजों की, तो आप देखिए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी चीज़ें तो संभल नहीं पा रही हैं इस देश में। तो नागरिक संहिता का ये कार्ड और उसको भी बनाए रखना, इसको कम से कम मल्टी लेवल पे, मतलब जैसे कि आपका थंब से भी अगर आइडेंटिटी हो, आंखों से जैसे आधार बना था, इस तरीके के बहुत सारे 5-6 पॉइंट। जैसे एक आप देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें है कि कोई आतंकवादी रेगुलर ट्रेवल प्लेन में नहीं करता है, लेकिन हाईजेक प्लेन ही होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत तो उसमें है जी। बम ब्लास्ट ट्रेन में हो रहा, तो बाहर के लोग अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लीकेज सिस्टम में हो रहा है, और एनआरसी उसी लीकेज को बंद करने की एक प्रक्रिया है जो आवश्यक है। बिल्कुल। अब सवाल इसमें यह है कि आप किस तरीके से लागू करते हैं। अब सरकार पे सब चढ़ बैठे एकदम से, तो इस तरीके से तो कोई सोल्यूशन की तरफ आएगा नहीं। इतने 140 करोड़ लोगों की जब बनना है, हमारे यहाँ भीख मांगने से लेके अरबपति खरबपति लोग रहते हैं इस देश में, तो क्या सबको अधिकार नहीं है? अपन मतलब जीने का अधिकार तो सभी को है, तो उस हिसाब से किस तरीके से होगा? और जीने का अधिकार सभी को है, लेकिन वो भारत का नागरिक हो। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। पर अब भारत का नागरिक नहीं है तो ये धर्मशाला नहीं हो सकती। आपने कहा भी दस्तावेजों की बात कही, मैं उन्हीं के लिए सद्भावना से कह रहा हूं कि जिनके पास नहीं है, मतलब पात्र आदमी अपात्र ना हो जाए, इसकी चिंता सरकार को ज्यादा है। जैसे हमारे कानून में कहते हैं कि 100 गुनाहगार छूट जाए पर बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। वो प्रोसेस गलत था। 100 गुनाहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो हम 140 करोड़ हो गए। बिल्कुल। तो हमको तो सरकार इसी पे तो बात कर रही है। सबक लेना चाहिए, और इसमें सरकार को बहुत एडमेंट होके और बहुत जिद करके काम करने की जरूरत है, क्योंकि 75 साल हो गए। कितना धीरज रखा जाएगा? 80 साल होगा देश को आज़ाद हुए, और 80 साल में भी हम कहें कि सरकार और टाइम ले, तो वो टाइम कब आएगा? या तो लोग तय कर दे कि साहब 100 साल इसके लिए और चाहिए। आपको कहीं ना कहीं तो एक लाइन खींचनी पड़ेगी, वो हार्ड लाइन होगी कि इसके आगे नहीं। अमेरिका जैसा देश जो सबसे पुराना लोकतंत्र है, वहाँ भी हार्ड लाइनर है। देश के मामले में हम सब चीज़ों में सब कुछ है, लेकिन देश के मामले में बहुत लिबरल हैं। आ जाइए, रहने लगिए, शरणार्थी बन के आइए, फिर यहाँ दादागिरी करिए, फिर यहाँ के डॉन बन जाइए, और फिर यहाँ के लोगों को डराइए। हम सब चीज़ों को कबूल कर लेते हैं, लेकिन हम इस बात को कबूल करने में बहुत संकोच करते हैं कि अरे रे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि एक गुनाहगार के 100 गुनाहगारों के बदले एक बेगुनाह को सजा हो जाए। वो 100 गुनाहगारों को आप बचाएंगे तो 100 बेगुनाह भी मारे जाएंगे। इसलिए आपको वो फार्मूला आप ख़त्म करना पड़ेगा कि कानून ये कहता है। कानून तो फिर बहुत सारी बातें कहता है, और उसमें अगर देश सुरक्षित है तो कानून मानिए, और अगर देश संकट में है, ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ एनआरसी नहीं है? ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ नागरिकता को लेकर कठोर और कड़े नियम नहीं है? हम कठोर नियम बनाना नहीं चाहते, हम कठोर काम करने जाते हैं, जैसे विरोध होता है तो भाग जाते हैं। हम इतने कमज़ोर और डरपोक क्यों हैं? देश का मामला है, किसी की निजी प्रॉपर्टी की बात होती तो अलग बात थी। देश को रक्षा करनी पड़ेगी, तो आपको इस मामले में सख्त होना पड़ेगा। बिना उसके तो फिर आप घर में सब्जी कौन सी बनेगी ये भी आप तय नहीं कर सकते। इस पर भी पूरे घर में बहस होगी, फिर आप वोट डलवाइए, फिर उसमें तय करिए कि आलू की बनेगी कि दाल बनेगी। तो सीधी सी बात है रमेश जी, आप चेतना का विषय है जी। सामाजिक चेतना के साथ साथ कठोरता से लागू करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का मामला है। आप इसको, ईसाई मिशनरी के स्कूल होते हैं, वहाँ टाइम है बच्चों के स्कूल का 8 बजे, 8:02 पे एंट्री नहीं करते वो। सरकारी स्कूल में 8 बजे का टाइम है, 10 बजे ही बच्चा आ जाता है। स्कूल का ख़त्म होने का टाइम 5 बजे का, वो 2 बजे भाग जाता है। तो ऐसे धर्मशाला टाइप काम नहीं चलेगा, कठोरता लानी पड़ेगी, और उसमें अगर आप हमको थोड़ी बहुत तकलीफ होती है तो उसको झेलने की ज़रूरत है। रमेश जी, आपकी बहुत छोटी टिप्पणी। राघवेंद्र जी, इसमें मैं एक चीज कहूंगा कि ये इसमें दिक्कत तो आएगी, दस्तावेजों को उपलब्ध करवाने के मामले में दिक्कत आएगी। असम में हो चुका, तो इसमें सरकार ये कर सकती, असम में इसमें व्यवहारिक दिक्कतें क्या क्या आई, उसका दस्तावेजीकरण करके वो उसको समझ लें। इसके बाद विपक्ष जो है इसका विरोध करने के बजाय सरकार, विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर ये तय कर लें कि इसमें व्यवहारिक तौर पर जमीनी स्तर पर क्या क्या दिक्कतें आ रही है, कोई निर्दोष इसका शिकार ना हो जाए, उसको बचाने के लिए क्या क्या जरूरी है, एक नियम बना लें। इसके लिए जो एक कार्य योजना बना ले सब मिलकर। और मैं तो कहता हूँ देश से सबसे एक सरकार ये सुझाव आमंत्रित करे कि आम आदमी को इससे अपनी नागरिकता सिद्ध करने में परेशानी ना हो, और परेशानी अगर होती, किसको क्या दिक्कत हो रही है वो बताए, ताकि उसका समाधान हो। और इस पर कई स्तर पर क्रॉस वेरिफिकेशन दस्तावेजों का हो, कई लेयर दे सरकार, कई ऑप्शन दे, ताकि लोग इसमें जो निर्दोष लोग हैं वो ना फंस जाए, उनको नुकसान ना हो। तो सबसे जरूरी चीज है कि विपक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता, जो नागरिक संगठन है वो और सरकार मिलकर पहले एक कार्य योजना बना ले कि इसमें लोगों को दिक्कत ना हो। रमेश जी, दरअसल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो भारत में घुस आए हैं, हमको आप रहने दीजिए। दुनिया में जितने देशों ने तरक्की की है, आप देखिए कि लोकतंत्र का मतलब होता है आम सहमति। लोकतंत्र का मतलब मन मर्जी नहीं होता है।
हिंदी में एक संस्कृत निष्ठ शब्द है स्वेच्छाचारिता। हम लोकतंत्र के नाम पर स्वेच्छाचारिता नहीं कर सकते। दरअसल अमेरिका पुराना लोकतंत्र है, लेकिन आप देखिए कि वहाँ की पुलिस भी किसी भी गुंडे को, बदमाश को, अपराधी को गोली मार देती है। यहाँ अगर पुलिस किसी गुंडे अपराधी को गोली मारे तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं। सवाल है कि अगर आपको देश चलाना है तो सख्त बनना पड़ेगा। मैं 2 छोटे छोटे उदाहरण दे दूँ संक्षेप में। चीन दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनने की दौड़ में है। अगर वहाँ लोकतंत्र होता तो 1000 साल तक भी चीन नंबर 1 नहीं होता। लोकतंत्र से मेरा मतलब ये कि वहाँ तानाशाही है। इसके बाद देखिए कि वो तरक्की कर रहा है क्योंकि एक ऑर्डर निकला, उसको फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ भी उइगर मुसलमान हैं, लेकिन उइगर मुसलमानों के मामले में अरब कंट्रीज़ के जो लोग हैं, इस्लामिक संगठन, वो चू नहीं बोल रहा है, क्योंकि मालूम है कि चीन ताकतवर देश है और वहाँ मस्जिदों की गुम्बद उड़ा दी जाते हैं, पजामे और दाढ़ी कटवा दी जाती है। आप देखिए कि रमज़ान के महीने में वहाँ होटल खुलते हैं, लेकिन कोई भी दुनिया का इस्लामिक कंट्री उस बारे में कुछ बोलता नहीं, क्योंकि वो ताकतवर है। रूस को देख लीजिए आप, अमेरिका भी जो कुछ करता है उस पर कोई बोलता है क्या? देश को मजबूत करना है तो आपको सख्त होना पड़ेगा। छिब्बर जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी। रघुवन जी, कोई भी काम जो है मुश्किल जरिए हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। और 80 साल हो चुके हैं और अभी भी जो क्राइटेरिया, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके हिसाब से कोई भी मुश्किल काम नहीं है। उसमें जैसे मैं शॉर्ट में बता दूं, पहला क्राइटेरिया 1950 में जो पैदा हुआ हो, वो होना चाहिए। 87 में अगर पैदा हुआ तो उसके कोई माता पिता होना चाहिए। 2004 में जो पैदा हुआ उसके माता पिता में कोई एक पैदा का जन्म होना चाहिए, उनका होना चाहिए। सिंपल क्राइटेरिया बने हुए, लेकिन उसको दिखाते एक बड़ा मुश्किल से। आजकल हर एक गाँव का आदमी है, कहीं का भी आदमी है, अपने दस्तावेज बनाने में बड़ा एक्सपर्ट होता है, उसको मालूम कि काम आने हैं। लेकिन जो घुसपैठियों ने जो फर्जी सर्टिफिकेट बना लिए, दिक्कत है जो फर्जी लोग आ गए हैं, ये समस्या उनकी है और ये सारी समस्या उन्हीं के लिए खड़ी हो रही है। और जो विपक्ष में या जो भी लोग उठा रहे हैं उन्हीं का उठा रहे हैं, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो अच्छा आप डिबेट करके इसको जागरूक कर रहे हैं। आज जब आपका वोटिंग कार्ड बन सकता है, आधार कार्ड बन सकता है, तो नागरिकता के लिए जो क्राइटेरिया जो बना रखे हैं अलग अलग चीज का, उस क्राइटेरिया में आप आएंगे तो 80 साल हो गया आजाद हुए, 20-25 साल नहीं हुए, 80 साल हो चुके हैं। सबके बाद में इतना प्रमाण है कि वो आराम से वो अपनी नागरिकता को साबित कर सकता है, अगर वो वास्तव में इंडिया में इंडियन नागरिक है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बस यही तो खास बात है कि घूसपैठी को कोई मदद ना करे और जो असल नागरिक है उसकी नागरिकता संकट में ना पड़े। ये मुद्दे की बात है। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में कहा जाता था कि घूसपैठी नहीं है या कम है। जब वहाँ सरकार बदली, जो पुरानी सरकार थी वो घूसपैठियों के प्रति सद्भाव रखती थी, उनका समर्थन करती थी, तो बड़ी तादाद में बांग्लादेश से घूसपैठिए भारत पश्चिम बंगाल में आ रहे थे। सरकार बदली, घूसपैठियों की वापसी के लिए हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पर भीड़ लगी हुई है। तो सवाल ये कि अगर घूसपैठिए नागरिक बन गए तो देश की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, देश की डेमोक्रेसी चेंज हो जाएगी। और विपक्षी दल, कई ऐसे दल हैं जो वोट के चक्कर में घूसपैठियों का लंबे समय से समर्थन कर रहे हैं। तो यहाँ देश को पहले रखा जाए, वोट तो आपको मिलते रहेंगे, आपकी नीति के हिसाब से देश पहले रहेगा तो ठीक रहेंगी। दिक्कतें हर काम में आती है। मैंने शुरू में कहा था कि अगर ये आसान काम होता तो हर कोई कर लेता। कठिन काम है, दिक्कतें आनी, लेकिन उसके रास्ते निकलेंगे और देश को ऐसे नागरिक मिले जो सच में यहाँ के नागरिक हैं और उसके हकदार हैं। राठी जी, आपकी टिप्पणी। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को एक पायलट प्रोजेक्ट करना चाहिए जिसमें हमारे सारे जनप्रतिनिधि और शासकीय कर्मचारी, सबसे पहले इन्हें नागरिकता का प्रमाण पत्र दिलाना चाहिए, जिससे इनको प्रैक्टिकल दिक्कतें समझ में आ जाए कि क्या क्या दिक्कतें आएंगी, जिस हिसाब से फिर वो लोकसभा में जाके अपना नए नियम बनाए और जनता को सुविधा हो जाएगी। तो अगर पहले जनता पे थोप दे तो मुझे लगता है जनता ज्यादा परेशान होगी। तो पहले वो स्वयं पे अपना प्रैक्टिकल करें। राठी जी, इसको थोपा नहीं गया, इस पर बहुत विमर्श करने के बाद देश के एक राज्य में लागू कर दिया गया है। असम ऐसा देश है जहाँ ये एनआरसी लागू हो गई है, तो सरकार थोप नहीं रही। सरकार के विशेषज्ञ, सरकारों ने इसकी बड़ी बारीकी से बातचीत की है। अब जो दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ऐसे तो प्रोसेस खत्म ही नहीं होगा, फिर बैठिए तो वो लंबा प्रोसेस है, फिर बीरबल की खिचड़ी की तरह होगा। लागू करें, बहुत 80 साल गुजर चुके हैं, सरकार के विशेषज्ञों ने बात कर ली है, नियम कायदे तय हो गए और उस पर काम करने की जरूरत है। अब
प्रोसेस का वक्त निकल गया है। आपकी टिप्पणी बहुत छोटी सी 1-2 वाक्यों में। मुझे लगता है कि इसमें ये है जी। कि असम पायलट प्रोजेक्ट की तरह माना जाए जी। और किसी भी चीज को लागू करने के लिए जैसे दांतों की जरूरत होती है लेकिन वो बच्चा टीथिंग ट्रबल भोगता है जी। तो उसी तरीके से टीथिंग ट्रबल हैं ये सबको फेस करने पड़ेंगे और इसमें बहुत जागरूकता के साथ ये चीज लागू हो, यही शुभकामनाएं और यही उम्मीद के साथ। तो कुल मिलाकर घूसपेटी भी बहुत ताकतवर है, घूसपेटियों के समर्थक भी भारत में है। मुश्किल काम है लेकिन करना जरूरी क्योंकि देश का मामला है। तो कुल मिलाकर पासपोर्ट और आधार कार्ड नागरिकता नहीं है, एनआरसी लाने की तैयारी दिखती है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। मैं चारों मेहमानों को धन्यवाद करूंगा। राठी जी आपका साधुवाद, छिब्बर जी, रमेश सिंह जी आपका बहुत धन्यवाद और पाठक जी आपका भी साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।